हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं पार्ट 2, जिसमें दोस्तों मैंने मैथ पेपर सॉल्यूशन ऑफ द यूपी बोर्ड ऑफ द 29 फरवरी 2024 का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पहले ही सॉल्व कर चुका था। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक, जो कि बाकी बचे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख रखा हुआ है। बिना देर किए हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन चालू करते हैं। अगर आप देख रहे हो तो 5a में दिया गया, इफ r इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम a इज ए सेट विच इज फ्रॉम 1 to 5 एंड to b is a second set which is from 1 4 5 in set b the element is 1 4 5 and find the set of the order pair corresponding to r। तो दोस्तों हमें ऑर्डर पेयर के एलिमेंट निकालने हैं। जो दिया गया रिलेशन है करस्पॉन्डिंग रिलेशन, एंड आल्सो डिफाइन दिस रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, और हमें इस रिलेशन को बी टू ए भी डिफाइन करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो 5a में हमको एक सेट ए दिया गया है जिसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 है, और एक दूसरा सेट हमें बी दिया गया है जिसमें जो एलिमेंट है वो 1 4 5 दिए गए हैं दोस्तों। तो आप हमें यहाँ पर ऑर्डर पेयर दोस्तों निकालना है। तो इसका मतलब हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए क्रॉस बी का मतलब होता है ऑर्डर पेयर के एलिमेंट, और इस तरह से दोस्तों ए ऑर्डर पेयर के एलिमेंट आपको निकालने हैं कि ए में जो भी एलिमेंट आएगा, ए कॉमा बी में जो भी एलिमेंट आएगा दोस्तों वो इस प्रकार से होगा कि ए जो है आपका बी से लेस देन होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो रिलेशन दिया गया है लेस देन का मतलब कहने का एलिमेंट ऑफ ए इज लेस देन एलिमेंट फ्रॉम बी। सो स्टूडेंट ए लेस देन बी का आपको रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करना है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट फाइंड करना शुरू करोगे तो आपका जो पहला एलिमेंट होगा, अगर हम इसमें दोस्तों पीछे से अगर शुरू करें बड़े नंबर से, तो ये 5 कॉमा 1 5 कॉमा 4 ये दो एलिमेंट आएंगे। फिर दोस्तों 4 के बाद में 4 के साथ में जो रिलेशन बनेगा वो 4 कॉमा 1 का बनेगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे जब 4 का आप इसे रिलेशन का मिलाओगे तो 4 कॉमा 1 बन जाएगा, क्योंकि 4 कॉमा 4 नहीं ले सकते क्योंकि वो इक्वलिटी का मतलब रिलेशन दिखाएगा। इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर 3 का 1 के साथ में रिलेशन और 2 का 1 के साथ में रिलेशन बनाएंगे। तो ये सारे एलिमेंट दोस्तों आपके ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर में आएंगे, जो कि यहाँ पर डिमांड की गई है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर करस्पॉन्डिंग टू आर। अब दोस्तों हम डिफाइन करते हैं रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। तो बी टू ए में दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसके जितने भी एलिमेंट है आपके ए कॉमा बी में वो बी कॉमा ए टाइप के एलिमेंट बन जाएंगे। तो आप इसमें सारे एलिमेंट जो ए की पोजीशन पे वो बी की पोजीशन में रख दीजिए, और जो बी की पोजीशन है वो ए की पोजीशन में पुट कर दीजिए। तो आपका बी क्रॉस ए मिल जाएगा, जो कि रिलेशन फ्रॉम बी टू ए होगा दोस्तों। तो ये 1 कॉमा 5 और 4 कॉमा 5 और 1 कॉमा 4 और 1 कॉमा 3 और दोस्तों 1 कॉमा 2, इस तरह से ये सारे एलिमेंट जो है आपके रिलेशन बी फ्रॉम ए टू ऑर्डर पेयर में डिफाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए आपको करना था। अब हम दोस्तों बताते हैं 5 का बी का सॉल्यूशन, जो कि मैट्रिक के ऊपर डिपेंडेड है क्वेश्चन। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर 5b में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द मैट्रिक्स ए इज गिवन हेयर एंड सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए डैश कॉमा ए इक्वल टू आई। तो दोस्तों इसको जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स दी गई है दोस्तों, और ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, ये जो है हमें एक इक्वेशन दिया गया है जो ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है। ए डैश का मतलब दोस्तों होता है ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, मतलब ए एक मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो आपका ए डैश कहलाएगा। और ए ट्रांसपोज दोस्तों कैसे निकालते हैं, जो रो होती हैं वो कॉलम में बदल जाती हैं। तो दोस्तों वहां पे आपका ए डैश फाइंड हो जाएगा। अगर आप इस दी गई मैट्रिक्स का ए डैश फाइंड करते हो दोस्तों, तो ये जो कॉलम है वो रो में बदल जाएगी, मतलब 0x ये ऐसे लिख दिया जाएगा। ये जो रो कॉलम है हमने रो में लिख दी, और ये 2y माइनस वाई आ जाएगा, और दोस्तों इसी तरह से z माइनस जेड और z आ जाएगा। ये दोस्तों आपकी ए डैश की वैल्यू हो जाएगी। अब आप अगर
ए डैश और ए की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा दोस्तों, 0x x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, और दोस्तों ए का जो वैल्यू है यहाँ पर दिया गया है 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। और दोस्तों हम जानते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है 1 0 0 0 1 0, और इसको दोस्तों मैं इरेज कर रहा हूँ। आप ये तो समझ ही गए, ये वाला ए डैश मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कैसे आया ये मैंने समझाया हुआ आपको। और ये दोस्तों 0 0 1 ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब दोस्तों अगर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं बहुत इजी तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर आप देख रहे होंगे जो पहली वाली मैट्रिक्स है ये इसकी रो R1 है, ये इसकी रो R2 है, और ये जो रो है दोस्तों ये R3 है। और यहाँ पे दोस्तों ये पहली कॉलम है C1, ये दूसरी कॉलम है C2, और ये तीसरी कॉलम है C3। दोस्तों अगर आप R1 और C1 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कहने का पहली रो और पहली कॉलम का मल्टीप्लाई कराओगे, तो आपका जो एलिमेंट बनेगा दोस्तों वो A11 बनेगा। ये आपका A11 नंबर का एलिमेंट है। तो आप इसका इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोस्तों आपका 1 के इक्वल हो जाता है। तो 2x स्क्वायर की वैल्यू 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों 1/2 और x की वैल्यू दोस्तों 1/√2 आ जाती है। ये आपकी x की वैल्यू होगी। इसी तरह से दोस्तों अगर आप दूसरी रो और दूसरी कॉलम का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका दोस्तों ये आपका A22 नंबर का एलिमेंट आपको मिलेगा, और A22 नंबर का जो एलिमेंट है दोस्तों वो भी 1 है। तो आप दूसरी रो और दूसरी कॉलम का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये बनेगा दोस्तों कुछ 2y का 2y से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4y स्क्वायर, y का y से कराओगे तो y स्क्वायर, और दोस्तों इस माइनस y का कराओगे तो ये फिर से y स्क्वायर बनेगा, और इसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल है क्योंकि यहाँ पर ये जो है A22 नंबर का एलिमेंट है दोस्तों। इस तरह से आप इसको ऐड करोगे तो 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, और y की वैल्यू दोस्तों 1/√6 मिल जाएगी। अब इसी तरह से दोस्तों हम z की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। R3 और C3 रो 3 और कॉलम 3 का मल्टीप्लाई कराने पे दोस्तों आपको A33 नंबर का एलिमेंट मिलेगा। तो A33 एलिमेंट दोस्तों क्या है, वो है आपका 1। और जब आप इस थर्ड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे तो मिलेगा z का स्क्वायर, z इंटू जेड स्क्वायर बनेगा दोस्तों ये, और फिर इसके बाद ये प्लस जेड स्क्वायर बनेगा, और ये दोस्तों बनेगा आपका फिर से जेड स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो ये 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 और z की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। इस तरह से दोस्तों ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। आप देख रहे होंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया। तो दोस्तों मैं आगे के क्वेश्चन लिखता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन और लिए हुए हैं, 5th का C, 5th का D और 5th का E क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5th का C में दोस्तों हमें डिफरेंशिएट करना है, और जो y की वैल्यू दी गई है x की पावर x प्लस कॉस x की पावर tan x, और दोस्तों हमें इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, देखिए मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है आपको। अगर आप जानते हो तो कोई बात ही नहीं वैसे, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये दोस्तों। cos x की पावर tan x ऐसा दिया गया है हमको। हम दोस्तों y इक्वल टू इसको a प्लस बी मान लेते हैं, ये हम लोग लेट कर रहे हैं। अगर y की वैल्यू a प्लस बी मान ले तो a की जगह पर दोस्तों x की पावर x आ रहा है, तो a की जगह पर x की पावर x, और b की जगह पर दोस्तों cos x की पावर tan x आ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, log लेकर इन दोनों में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप जब log लोगे तो ये log a इक्वल टू एक्स टाइम्स log x हो जाएगा, और ये बनेगा दोस्तों log b इक्वल टू tan x log cos x। अब आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, दोनों को ही डिफरेंशिएट कर दो तो ये बनेगा 1/a, और वो भी दोस्तों x के रिस्पेक्ट में। तो ये 1/a dA/dx, और यहाँ पे दोस्तों ये हमारा फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा। तो x इंटू 1/x प्लस 1 इंटू log x इंटू 1 तो इस तरह से दोस्तों ये x कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, और dA/dx की वैल्यू जो है ये a जब उधर जाएगा तो x की पावर x 1 प्लस log x हो जाएगा। ये कैसे आएगा जरा आप दिमाग लगाइएगा।
और वैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दोस्तों। एक्स की पावर एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि एक्स की पावर एक्स 1 + log x होता है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर log b का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 1/b और db/dx आएगा। यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए दोस्तों। तो फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग tan x और डिफरेंशियल ऑफ log x इज 1/cos x, और cos x का डिफरेंशियल दोस्तों होता है -sin x। तो इस तरह से दोस्तों ये sin/cos tan में बदल जाएगा, तो ये tan² x बन जाएगा। और इसको हम बाद में लिख लेंगे, अभी हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप log cos x वैसे ही लिखोगे, और tan x का डिफरेंशियल दोस्तों होता है sec²x। तो db/dx की जो वैल्यू है ये बन जाएगी आपकी, अगर b उधर जाएगा तो cos x की पावर tan x ये आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -tan²x, और ये बन जाएगा दोस्तों आपका sec² x log cos x। अब आपको कुछ नहीं करना मित्रों, आपको क्या करना है, केवल इस वाली लाइन को डिफरेंशिएट करना है। जब आप इस लाइन को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx इज इक्वल टू da/dx प्लस db/dx बन जाएगा। अब आपको कुछ नहीं, यहाँ पर दोस्तों da/dx की वैल्यू पुट करना है, मतलब a का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर db/dx की ये वैल्यू पुट कर देनी। तो जो बनेगा दोस्तों वो आपका आंसर होगा। इसी तरह से दोस्तों मैं जाता हूँ 5 के डी नंबर में। 5th का डी नंबर जो है, में यहाँ पे दोस्तों हमको दिया गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। जेड दिया गया है x+3y अंडर द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स। ये हमें फॉलोइंग कॉन्स्टेंट दी गई हैं, x+y <= 8, 3x+5y > 15, x > 0 एंड y > 0। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जानते हो हमें इसमें ग्राफ ड्रा करना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो कांस्टेंट दिए गए हैं हमें ये ड्रा करने पड़ेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, पहला वाला जो इक्वेशन दिया गया है वो x+y = आपको <= 8 दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिखता हूँ x+y = अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ, ये अगर x y = 8 लाइन है तो कहाँ कहाँ से जाएगी दोस्तों, वो जाएगी आपकी 8, 0 और 0, 8 से जाएगी। ये आप भी जानते हो, जब आप उसमें x की जगह पर 0 रखोगे तो y की वैल्यू 8 मिल जाएगी, तो उस समय पर 0, 8 पॉइंट बनेगा। और जब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 8 मिलेगी, तो 8, 0 पॉइंट। तो दोस्तों ये लाइन ऐसे पास करेगी। अब देखिए दूसरी लाइन जो हमें दी गई है दोस्तों, वो 3x+5y = 15 दी गई है। 3x+5y = 15। जब आप दोस्तों इसको कैलकुलेट करोगे तो ये x को 5, 0 पे काट करेगी। 4 अगर दोस्तों इसका हाफ यहाँ होगा तो 5 कहीं यहाँ कहीं होना चाहिए, तो मैं 5, 0 यहाँ पे ले लेता हूँ। और 0, दोस्तों अगर आप x की जगह पर दोस्तों 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपको 3 मिलती है। तो मतलब 0,3 पर ये यहाँ कहीं 0,3 पे दोस्तों काटेगी। तो ये लाइन अगर यहाँ कहीं से जा रही है इन दोनों पॉइंट से, तो कुछ ये ऐसे जाएगी दोस्तों। सपोज कर लीजिए ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तब दोस्तों ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी। अब मैं यहाँ पर दोस्तों जो लाइनें बन रही हैं उनको इंडिकेट करने के लिए उनके इक्वेशन भी दर्शा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप देखिए ये जो लाइन बन रही है ये दोस्तों 3x+5y हमें > 15 लेना है। और इसमें दोस्तों x प्लस ये वाली जो लाइन बन रही है x+y, इसमें दोस्तों हमको <= 8 लेना है। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें हमें अगर x+y <= 8 लेना है तो ये एरिया आएगा इस लाइन के नीचे, मतलब पहले वाला एरिया आएगा। और दोस्तों इस लाइन में हमको 3x+5y > 15 में हमें ऊपर वाला एरिया चाहिए, तो ये कुछ ऐसा आएगा दोस्तों। मैं इसको भी तिरछा थोड़ा सा बना लेता हूँ। आप देख रहे होंगे दोस्तों ये एरिया कवर हो रहा है, और आप देख रहे होंगे दो लाइनों में जो डबल शेडेड एरिया है दोस्तों,
वो वो कुछ ही ऐसा है ये दोस्तों। ये वाला आप एरिया जो देख रहे होगे ये डबल शेडेड एरिया आ रहा है। लेकिन दोस्तों आपको दो इक्वेशन और दी गई है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आप देख रहे होगे कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए आपको, तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट चाहिए, और अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए दोस्तों तो इसके ऊपर वाला पार्ट चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे होगे जो आपका सॉल्यूशन एरिया है वो कुछ इस बॉक्स के अंदर आ रहा होगा। किस बॉक्स के अंदर आ रहा होगा दोस्तों? इस बॉक्स के अंदर, या फिर आप इसको पूरा ही ले जाओ यहाँ तक दोस्तों। यहाँ तक आ रहा है ये वाला पार्ट। तो आप देख रहे होगे दोस्तों इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, एरिया आ रहा है। तो अगर आपको दोस्तों इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इन सारे पॉइंटों पे जहाँ पे ये लाइन क्या कर रही है, चारों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये जो वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक्स के नीचे जा रहा है, तो इस वाले पॉइंट को आपको चेक नहीं करना है। तो आपको कहाँ से, यहाँ से ये एरिया चेक करना है, ये वाला एरिया दोस्तों, ये वाला एरिया। तो आपको इन चारों पॉइंट पे दोस्तों चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या क्या आ रही है। जब दोस्तों आप 0,8 पे चेक करते हो, एट 0,8 पर, तो दोस्तों z की वैल्यू जो है, अगर आप यहाँ पर x की जगह पर 0 और y की जगह पर 8 रखते हो तो z की वैल्यू 24 आती है। इसी प्रकार से दोस्तों जब आप 0,3 पर पुट चेक करोगे, 0,3 पर, तो x की जगह पर दोस्तों हम क्या पुट करेंगे, 0, और y की जगह पर 3 पुट करेंगे। तो ये दोस्तों बन जाएगा आपका 9। और जब आप इस पॉइंट पे चेक करोगे 0,5 पर, तो z का वैल्यू बनेगा 0 प्लस 15, दैट इज 15। और एट जब 8,0 पे दोस्तों चेक करेंगे हम 8,0 पर, तो z बनेगा हमारा 8। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू 8 जो है z की, इस पॉइंट पे मिल रही है 8,0 पर। तो 8,0 जो होगा ना दोस्तों, यही हमारा सॉल्यूशन होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू दोस्तों z की 8 होगी। तो यही इसका आंसर है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन में। अगर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और दोस्तों अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों मैथमेटिक्स के अपलोड करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल आपके लिए उपयोगी है। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5th का ई नंबर जो दिया गया है यहाँ पर, 5th का ई में दोस्तों हमको फाइंड करना है, दो हमें लाइनें दी गई हैं दोस्तों, आर वेक्टर और आर वेक्टर, दोनों का आर वेक्टर इसने नाम दे दिया है। यहाँ पर ये यूपी बोर्ड वालों ने ध्यान नहीं दिया, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आर वेक्टर दोनों जगह आर वेक्टर लिख दिया है। अगर चाहते तो ये यहाँ पर कोई दूसरा इसका नाम नेमिंग कर सकते थे, इसको एस वेक्टर का नाम दे सकते थे, लेकिन ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों आर वेक्टर लिख दिया उन्होंने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमें जो लाइन दी गई है यहाँ पे कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड दूसरा आर वेक्टर दिया गया है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3 टाइम्स आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो जो दोस्तों आप देख रहे हो ना, ये जो लैम्डा के पहले जो वेक्टर दिया गया है दोस्तों, ये हमारा a1 कहलाता है, और जो लैम्डा के मल्टीपल में दोस्तों दिया गया है ये हमारा b1 कहलाता है। क्योंकि हम वेक्टर को यहाँ पर दोस्तों लाइन को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सम कांस्टेंट बी वेक्टर। तो दोस्तों ये लाइन का इक्वेशन होता है, आप लोग भी जानते हैं। अगर दोस्तों मैं इस वाले वेक्टर को a1 b1 से कंपेयर कराऊं, और इस वाले वेक्टर को दोस्तों, इस वाले वेक्टर को a2, और ये म्यू बना है दोस्तों, म्यू टाइम्स b2 वेक्टर से कंपेयर कराऊं, तो आप ये चीजें कंपेयर कर सकते हो कि a1 और b1 की वैल्यू इन दोनों में क्या होगी, a2 और b2 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों जैसा कि हमको यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों लाइन के बीच की, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर
इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपस में दोस्तों, और इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है उससे हम इसमें डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू से दोस्तों डिवाइड करेंगे और पूरी वैल्यू का दोस्तों हम मॉड ले लेते हैं। तो देखिएगा हम कैसे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये b1 है हमारा, ये b1 वेक्टर है और ये b2 वेक्टर है, ये a1 वेक्टर है और ये a2 वेक्टर है। अगर आप देख रहे हो a2 माइनस a1 हमें कैलकुलेट करना है, a2 माइनस a1, तो देखो आप इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करो, 2i में i कैप जाएगा तो i कैप बचेगा, j कैप में j कैप जाएगा तो 0 j कैप बचेंगे, और k माइनस k कैप में दोस्तों कुछ भी नहीं जाएगा तो माइनस k कैप वैसे ही आ जाएगा। फिर हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना दोस्तों b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर से। तो दोस्तों b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो है मैं यहाँ पे साइड में निकाल रहा हूँ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, हमको एक डिटरमिनेंट निकालना होगा जो कि कुछ इस प्रकार से होगा, आई कैप जे कैप के कैप। तो दोस्तों आई जे कैप लिखने के बाद हम क्या करते हैं, b1 वेक्टर के जो कोएफिशिएंट होंगे आई जे के कैप के वो यहाँ लिख देंगे और b2 वेक्टर के जो कोएफिशिएंट होंगे वो दूसरी थर्ड रो में लिख देंगे। देखिए आप b1 वेक्टर कौन है, ये दोस्तों, तो इसके जो आई जे के कैप के कोएफिशिएंट 2 माइनस 1 1 है तो यहाँ पर 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। इस b2 वेक्टर के जो कोएफिशिएंट है आई जे के कैप के वो 3 माइनस 5 2 है तो यहाँ पर 3 माइनस 5 2 आ जाएगा। जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, आई कैप ये बनेगा -2, ये बन जाएगा दोस्तों, ये बनेगा +5 माइनस जे कैप और 4 2 2 जा 4 एंड 3 एंड प्लस के कैप ये बनेगा दोस्तों -10 एंड +3। तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका 3i कैप एंड माइनस जे कैप एंड -7 के कैप। ये जो वैल्यू दोस्तों b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3i कैप माइनस जे कैप -7 के कैप। तो ये वैल्यू दोस्तों हो गई हमारी b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की। अब इन दोनों को दोस्तों हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना, और साथ ही साथ इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है उसे हमें इसमें डिवाइड करना है। तो इसकी मॉडुलस वैल्यू दोस्तों क्या होगी, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर आप लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे -1 आ रहा कोफिशिएंट और यहाँ कोफिशिएंट कितना है -7, तो -7 का स्क्वायर, और इसको मॉड दोस्तों बंद कर दीजिए। अब आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों तो देखिए क्या बनेगा, आई, अब डॉट प्रोडक्ट दोस्तों आप जानते हो कि आई कैप का कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई आई कैप से कराया जाएगा और जे कैप से कराया जाएगा, के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई के कैप से कराया जाएगा। तो दोस्तों ये कितना आएगा, ये आएगा 3, ये आएगा दोस्तों 0 और ये आने वाला है आपका +7, और दोस्तों ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 9 + 1 10 + 49 59। तो इस तरह से दोस्तों ये जो आंसर है आपका 10/√59 बन जाएगा, यही आपकी इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होंगी। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। So student, I write here 3 more question of question number 6, which is 6a, 6b, 6c. So student, here written as question number 6a is find the two positive number whose sum is 15 and the sum of their square is minimum. तो दोस्तों हमें दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम 15 है, उनका स्क्वायर, उनकी स्क्वायर का जो सम है दोस्तों हमें मिनिमम फाइंड करना है। तो जैसे कि आप दोस्तों 6 में ए में जैसा यहाँ पे दिया गया है वैसा मैं मान लेता हूँ दोस्तों। अगर वो दो नंबर मैं एक्स और वाई मान लूँ तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 एक इक्वेशन ये बनेगा हमारा। अगर दोस्तों मैं यहाँ से चलिए ऐसे ही रहने देते हैं इसको, इस इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और दोस्तों क्या दिया गया है कि हमें उसके सम जो है स्क्वायर ऑफ नंबर का सम जो है वो मिनिमम निकालना है। तो दोस्तों अगर मैं उसका स्क्वायर ऑफ सम को z मान लूँ तो x² प्लस y² दोस्तों हमें मिनिमम फाइंड करना है, z मिनिमम फाइंड करना है। तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम इसको जो है एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और उससे पहले दोस्तों y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से पुट कर दीजिए इसमें। तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू अगर निकालोगे तो ये बनेगा 15 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये दोस्तों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्रॉम 1। तो ये जो बनेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। अब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए ताकि आपको चेंजेस पता चल जाए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों ये 2x प्लस इसका डिफरेंशियल होगा 15 माइनस एक्स इंटू -1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 4x माइनस 30 बन जाएगा दोस्तों dz बाई डी की वैल्यू। अब देखिए दोस्तों, अब आपके पास dz बाई डी की जब वैल्यू निकल आई है तो आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं दोस्तों जहां पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर dz बाई डी को 0 के इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग 4x माइनस 30 की वैल्यू 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू 15/2 आ जाएगा दोस्तों। क्या आएगी, 15/2। अब आप जब 15/2 यहाँ पर पुट करते हो तो y का वैल्यू भी दोस्तों आपको क्या मिलेगा, y का वैल्यू भी आपको 15/2 मिल जाएगा क्योंकि दोनों का सम 15 है। अगर एक 15 का आधा है तो दूसरा भी 15 का आधा होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये किस पॉइंट पर मैक्सिमम देगा, किस पॉइंट पर मिनिमम देगा। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन आया है, इक्वेशन नंबर 2, इसको हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये देगा हमें d2z अपॉन dx2 की वैल्यू देगा। तो दोस्तों ये मिलेगा आपका 4, ये 1, ये 0। तो दोस्तों ये 4 आ जाएगा जो कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब कहने का दोस्तों ये 0 से बड़ा है। अगर d2z बाई dx2 सेकंड डेरिवेटिव दोस्तों अगर पॉजिटिव आता है तो वो क्या रखता है, लोकल मिनिमा रखता है। तो दोस्तों ये जो वैल्यू है आपका, जो भी इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा होगा, क्योंकि ये 0 से ग्रेटर है तो ये दोस्तों जो है ये ये इंप्लाई करता है इट्स गिव लोकल मिनिमा देगा दोस्तों ये। तो आप देख रहे हो कि जब ये वैल्यू दोस्तों लोकल मिनिमा दे रहा है x इज इक्वल टू 15/2 और y इज इक्वल टू 15/2 पे, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी z मिनिमम जो होगी दोस्तों वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू दोस्तों आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी दोस्तों किस पे, एट z इज इक्वल टू एट 15/2 15/2 पे। तो z मिनिमम दोस्तों आपका आ जाएगा 15/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 15/2 का होल ऑफ स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 225 डिवाइड बाई 4 प्लस 225 डिवाइड बाई 4। तो दोस्तों ये कुल बनेगा आपका 450 डिवाइड बाई 4। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी दोस्तों वो आपकी कुछ डेसिमल फॉर्म में आ जाएगी जो कि लगभग होगी 112.5। तो दोस्तों ये हमारी जो है ये मिनिमम वैल्यू होगी। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6b की तरफ। 6b में दोस्तों हमें एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करना है और एरिया ऑफ सर्किल का जो इक्वेशन दिया गया है दोस्तों वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया गया है। तो आप देख रहे होगे, आप जानते हो दोस्तों ये कैसा सर्किल है, इसका सेंटर दोस्तों 0 0 पर होगा। इसका फिगर मैं ड्रा कर देता हूं दोस्तों। तो देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ये दोस्तों सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से, ये सारे ही 5 मार्क्स से क्वेश्चन है। और यूपी बोर्ड पेपर में जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, मैं इस पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ पार्ट 2 में। ये दोस्तों पार्ट 2 है आपका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हो सकता है आपके सीबीएसई बोर्ड या दूसरे अदर स्टेट बोर्ड में इनमें से कोई भी क्वेश्चन फंस जाए दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इनका सॉल्यूशन एक के बाद एक मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, रात के 4 बज रहा है, मैं रात के 4 बजे दोस्तों वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जैसे कि ये एरिया है दोस्तों, एरिया निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि आप देख रहे होंगे कि इसकी जो रेडियस है, ये जो पॉइंट होगा a,0 होगा और ये 0,a होगा। क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया गया है इसका सेंटर दोस्तों 0 0 है और इसकी रेडियस a है। अगर इसकी रेडियस a है तो ये पॉइंट a,0, ये पॉइंट
जी ये पॉइंट दोस्तों -a,0 होगा, -a,0 होगा। अब आप देखिए ये दोस्तों ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट दोस्तों ये सिमेट्रिक है। तो अगर मैं दोस्तों इतना एरिया फाइंड कर लूँ और उसका डबल कर दूँ तो इस सर्कल का पूरा एरिया निकल आएगा। तो मैं क्या करता हूँ 2 टाइम्स एरिया ऑफ दोस्तों इसका इसका नाम दे देता हूँ मैं ABCD, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल ABC। तो अब दोस्तों अगर 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिख रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन y ऑफ dx अप्लाई करूँगा दोस्तों। और इसकी जो लिमिट है दोस्तों वो -a से +a की तरफ होगी, -a से +a की तरफ, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो जो y का वैल्यू दोस्तों अगर आप यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करोगे दोस्तों तो √x² - a² आएगा। ये आप अगर y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो √x² - a² आ जाएगा। अब आप y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए x² - a² ऑफ dx। और दोस्तों इसकी जो लिमिट है ये -a से +a की तरफ है, -a से +a की तरफ। जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों ये 0 से, जब अगर आप इसे इंटीग्रेशन को 0 से a बनाओगे तो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, ये 4 टाइम्स हो जाएगा और √x² - a² dx हो जाएगा। अब आप देखो इसको इंटीग्रेट करना है केवल आपको दोस्तों, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं हम इसको 4 टाइम्स फ्रॉम 0 टू a। इसको इंटीग्रेट करने के लिए दोस्तों एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी, यहाँ पर x की जगह पर हमें a sin थीटा पुट करना होगा। तो हम इसको लिखने के पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा लेट कर रहे हैं दोस्तों इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, x = a sin थीटा। जब दोस्तों आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx/d थीटा = a cos थीटा बन जाएगा, आपका a cos थीटा बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, dx की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा d थीटा, ये आ जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पे जो इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी गई है, जब आप यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करते हो तो थीटा दोस्तों क्या मिलेगा आपको, जीरो ही मिलेगा। क्यों, क्या मिलेगा दोस्तों, 0। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरिया = 4 टाइम्स 0। और दोस्तों जब आप यहाँ पे a पुट करोगे तो a से a में डिवाइड करोगे तो मिलेगा आपको 1, और साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों 1 होती है π/2 में, तो ये अपर लिमिट दोस्तों π/2 बन जाएगी। और जब यहाँ पर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो x² - a² की जगह पर x² की जगह जब आप क्या पुट करोगे a sin थीटा, तो ये बनेगा a² sin² थीटा। और ये दोस्तों a² हम वैसे पुट कर देते हैं, ये स्क्वायर वैसे पुट कर दिया। और दोस्तों dx की जगह पर हम पुट करेंगे, dx की जगह पुट करेंगे a cos थीटा d थीटा। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a² यहाँ से बाहर आ जाएगा और a यहाँ पे भी है दोस्तों, तो ये 4a² जो है ये कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। और दोस्तों ये जो है आपका थोड़ा सा एक चीज़ की कंफ्यूजन हो गई दोस्तों, हमने यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। ये अगर आप y की वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड करोगे तो a² - x² बनेगा, ये उल्टा लिखा हुआ है। मैं इसे सही कर देता हूँ दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, a² - x² हो जाएगा, a² - x²। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, थोड़ा आगे पीछे हो गया वो मैं सही कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये बन जाएगा दोस्तों a² - a² sin² थीटा। अब देखिए अब आप a² जब बाहर लोगे तो क्या बनेगा, ये 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² cos² थीटा होता है, उसका अंडर रूट करोगे तो cos थीटा मिलेगा। और दोस्तों cos थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा d थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको और आगे कैलकुलेट करना है, तो इसका आगे कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करता हूँ दोस्तों। 4a² को वैसे ही लिख दो, 0 से a, ये 0 से π/2 ये हमारी क्या है, लिमिट है यहाँ पर 0 से π/2। और cos² थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए दोस्तों आप cos2 थीटा के फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, जो कि क्या होता है 1 + cos2 थीटा / 2, और यहाँ पर d थीटा। तो दोस्तों ये 4a², और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 से π/2, और इसका दोस्तों हम इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं डायरेक्ट। 1/2 का जब दोस्तों हम करेंगे इंटीग्रेशन तो ये बनेगा 1/2 थीटा, और दोस्तों cos2 थीटा
का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस का होता है प्लस साइन, तो साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और दोस्तों एक 2 पहले से ही डिवाइड में, तो ये 2 क्या होगा यहाँ पर 4 बन जाएगा, और जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी दोस्तों। अब आप जब अपर लिमिट पुट करोगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा ये देखिए जरा, ये बन जाएगा 4a² पाई बाई 4, और ये बनेगा दोस्तों जब आप पाई बाई 2 यहाँ पर पुट करोगे तो 2 कैंसिल होकर साइन 180 बनेगा, और साइन 180 की वैल्यू दोस्तों होती है 0, तो ये बन जाएगा आपका 0। तो ये दोस्तों अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने अपर लिमिट पुट की थी। अब आप जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये 0 और ये 0 दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो दोस्तों 0 + 0 बन जाएगा ये। तो यहाँ से 4a² इंटू पाई बाई 4 आएगा दोस्तों, ये पाई बाई 4, और 4 से 4 काटोगे तो पाई टाइम्स a², ये इसका एरिया आ जाएगा। स्क्वायर यूनिट और लिख दीजिए दोस्तों, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दोस्तों, 6 का सी नंबर की तरफ। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन भी। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑन द वेक्टर ए, वेक्टर दिया गया है दोस्तों और बी वेक्टर दिया गया है, एंड फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो दोस्तों हमें पहले परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इस वेक्टर के। तो इन दोनों वेक्टर का हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराकर उनकी मॉडुलस वैल्यू से डिवाइड करना होगा, तो हमें दोस्तों परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। तो दोस्तों हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप लिखते हैं। इसके जो दोस्तों कोएफिशिएंट हैं वो 2, -1, 1 है, और इसके जो कोएफिशिएंट दोस्तों बी वेक्टर के वो 3, 4, -1 है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या बनेगा ये देखिएगा, -1 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, और ये बनेगा -4 माइनस जे कैप, और दोस्तों ये बनेगा आपका -2, और ये बन जाएगा आपका -3 प्लस के कैप, ये बनेगा दोस्तों 8 और माइनस +3। तो इस तरह से दोस्तों ये जो कुछ बनेगा आपका, ये बनने वाला है -3i कैप और +5j कैप एंड +11 के कैप। इस तरह से दोस्तों ये वेक्टर जो है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आपको पता चल गई। और दोस्तों परपेंडिकुलर जो वेक्टर आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर वेक्टर, वो वेक्टर जो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जैसा कि आप देख रहे होगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू -3i कैप +5j कैप एंड +11 के कैप है, और हमें इसको डिवाइड करना है दोस्तों अंडर मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसकी वैल्यू दोस्तों होगी -3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर +11 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो वैल्यू है ये बनेगी आपकी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3i कैप 5j कैप एंड +11 के कैप। ये बनेगा आपका 925 और ये बनेगा 121। जब आप इसको ऐड करोगे दोस्तों तो ये बनेगा 130 और ये बनेगा 155। तो बन जाएगा दोस्तों -3/√155 आई कैप +5/√155 जे कैप एंड +11/√155 के कैप। तो दोस्तों ये होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर क्यों दोस्तों, क्योंकि हमने इसी की मॉडुलस वैल्यू से हम डिवाइड कर दिया, तो इसलिए ये यूनिट वेक्टर में बदल जाएगा। अब दोस्तों हमें फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो साइन ऑफ एंगल निकालने से पहले दोस्तों हम पहले निकालेंगे कॉस, फिर कॉस से हम साइन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको दोस्तों मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसके आगे का ही सॉल्यूशन है, आपको इसके आगे ही करना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है यूपी बोर्ड एग्जाम में। अभी ये क्वेश्चन दोस्तों पूरा नहीं हुआ है,
क्योंकि इसने यहाँ पे साइन ऑफ एंगल की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, तो कहाँ निकालने को। तो दोस्तों पहले मैं कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करता हूँ। कॉस थीटा की वैल्यू दोस्तों हमें मिलेगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर इन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो दोस्तों ए वेक्टर पहले बी वेक्टर का आप डॉट निकालिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट क्या होगा, 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, 1 का 4 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो ये होगा -4, और -1 का +1 से होगा तो -1। तो इस तरह से दोस्तों ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आई। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर से हमें डिवाइड करना है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर दोस्तों बनता है क्या, ये बनता है 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। और फिर दोस्तों बी वेक्टर के जो कोएफिशिएंट है वो 3 4 -1 है, तो ये आएगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है दोस्तों वो आ जाएगी आपकी 1 ये बनेगा √6, और ये बन जाएगा दोस्तों, ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 10 + 16 26। तो ये कुछ बन रहा है ऐसा 3 × 2 × 2 × 13, तो ये बनेगा 1/2 √39। तो दोस्तों ये वैल्यू जो है आपकी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको साइन ऑफ एंगल फाइंड करना है, तो वो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप अप्लाई कर दीजिए, तो आपको साइन ऑफ एंगल मिल जाएगा बिटवीन बोथ दीज वेक्टर्स। सो you can calculate it by putting here value of cos square theta, that is 1/2 √39 square। तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका 1 - 1/4 टाइम्स 39। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये बनने वाला दोस्तों 4 9 36, 4 3 12, 3 15, 156 -1/155। तो इस तरह से दोस्तों तो ये यहाँ पर 155 आएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका 154 डिवाइड बाई 155। यहाँ पर दोस्तों हम गलत कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर भी 6 आएगा, तो ये 155 डिवाइड बाई 156 ये बनेगा दोस्तों। तो इस तरह से ये हमारा साइन ऑफ एंगल हो गया। तो दोस्तों बचे हुए क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ यहाँ पर और उनको भी सॉल्व करता हूँ। So student, I write 2 more question, which is question number 6D and 6E. Question number 6D is if a matrix is given here A equal to cos theta, sin theta, minus sin and cos theta, then prove that A की power n is the matrix cos n theta, sin n theta, minus sin n theta and cos n theta। तो दोस्तों और यहाँ पर ये भी दिया गया है n जो है नेचुरल नंबर से दोस्तों बिलोंग करता है। यहाँ पे जो ये n आ रहे हैं ये सब नेचुरल नंबर से दोस्तों बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आप जब ए स्क्वायर जब फाइंड करोगे तो क्या होगा, इसके लिए मैं दोस्तों आपको शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा लिख तो नहीं रहा, क्योंकि आप जानते दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने मतलब कहने का केवल मेहनत को बस शो करता है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना, केवल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और फिर इंडक्शन लगाकर आप उसको प्रूव कर सकते हो कि ए की पावर n जो है दोस्तों इतना आ जाएगा। तो दोस्तों आप जब ए स्क्वायर निकालोगे तो क्या करोगे, ए इंटू ए का मल्टीप्लाई कराओगे, तो क्या करोगे कि ए की वैल्यू पुट करोगे कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर इसके बाद फिर से ए की वैल्यू पुट करो आप यहाँ पे कॉस थीटा, साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो दोस्तों इस तरह से जब आप इसकी वैल्यू पुट कर लेते हो तो क्या करना है आपको, पहली रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर पहली रो का सेकंड कॉलम से, तो एक 12 एलिमेंट मिलेगा, फिर इसी तरह से आप इसका और फिर इसका मल्टीप्लाई कराओगे। तो दोस्तों यहाँ पर बार बार आपका कॉस ये थीटा प्लस थीटा बनेगा, ये दोस्तों साइन थीटा प्लस थीटा बनेगा, ये माइनस टाइम्स साइन थीटा प्लस थीटा बनेगा, और दोस्तों ये फिर से कॉस थीटा प्लस थीटा बनेगा। तो दोस्तों क्या होगा ना आपका कि ये वैल्यू जो है आपकी कुछ इस तरह से आ जाएगी, कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा और माइनस साइन 2 थीटा
और कॉस 2 थीटा। तो दोस्तों जब आप ए क्यूब निकालोगे, ए क्यूब इसी तरह निकालोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए करोगे, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये पुट करोगे और ए का वैल्यू ये पुट करोगे। तो दोस्तों आप देखोगे कि बार बार आपका यहाँ पर इन दोनों की जगह पर दोस्तों हमेशा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा और इन दोनों की जगह पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, जिसमें से इस वाले में दोस्तों माइनस बार बार कॉमन आएगा आपका। तो ये दोस्तों कंटिन्यू चला जाएगा आपका। जब आप ए स्क्वायर और ए क्यूब निकाल लोगे तो इसके बाद ए की पावर के लिए दोस्तों आप इसको ट्रू मान लोगे और ए की पावर के लिए ट्रू मान लोगे। तो ए की पावर के प्लस 1 के लिए दोस्तों अगर आप दिखा दोगे इसको कि ये वैल्यू जो है ए की पावर के प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो रही है, तो दोस्तों फिर इंडक्शन से आप लिख दोगे कि ए की पावर एन के लिए भी ये ट्रू होगा। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, क्योंकि लेंदी बहुत है या ये क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए समय भी हमारे पास बहुत है, बीत चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको लीव करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6E की तरफ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6E कैसा है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों आप देख रहोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बाय ए एंड बी, ए और बी के द्वारा सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है हमको दी गई 1/2 और 1/3। तो दोस्तों हम इसको लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए इज इक्वल टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्विंग इक्वल टू 1/3। कह रहा है कि इफ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व इट इंडिपेंडेंटली, ये दोनों दोस्तों इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश करें तो इनकी प्रोबेबिलिटी ये है। मतलब ए का कोई भी रोल बी में नहीं है, ए बी की मदद नहीं कर रहा किसी भी तरीके से और बी ए की मदद नहीं कर रहा, मतलब वो अपने आप में ऐसे दोस्तों इनकी ये प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने की। एंड हमें दोस्तों यहाँ पे फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज सॉल्व इट। तो नन ऑफ देम दोस्तों इसको सॉल्व इट कर पाए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी दोस्तों अगर ए की सॉल्व ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी को ए डैश से डिनोट कर लूँ और बी के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों बी डैश से डिनोट कर लूँ, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश एंड बी डैश दोस्तों हमें फाइंड करना है, जो कि जिसका मतलब दोस्तों है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और एंड बी डैश। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश एंड बी डैश का मतलब दोस्तों क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, मतलब दोनों एक साथ घटना घटित हो रही हो। अब दोस्तों ए की ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस ए के सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की ना सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बी। इस तरह से दोस्तों आप क्या करोगे, इनकी वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1/2 एंड 1 माइनस 1/3। तो दोस्तों ये मिलेगा 1/2 और ये मिलेगा 2/3। तो आंसर दोस्तों आ जाएगा 1/3। इस तरह से दोस्तों पहले नंबर का आंसर आ गया, जो कि किसका है, नन ऑफ देम सॉल्व इट। दोनों के क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों 1/3 होगी। अब हम दोस्तों निकालते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जैसा कि हमसे पूछा गया है एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व इट, मतलब उनमें से कोई एक सॉल्व कर पाए दोस्तों। तो दोनों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, मतलब कहने को दोस्तों ए ना कर पाए और बट बी कर पाए दोस्तों, एंड और साथ में हमें क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी, और या फिर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए है ए कर पाए, यहाँ पे एंड लिख लीजिए दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, ए कर पाए पर बी ना कर पाए दोस्तों, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी इन दोनों को एक साथ निकालनी है दोस्तों। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ए डैश एंड बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डैश। तो वो दोस्तों आपको कैसे फाइंड होगा, वो फाइंड होगा अगर ए ना कर पाए और बी कर ले दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्सट्रैक्ट करना होगा दोस्तों। और इसमें दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में इंटरसेक्शन बी सब्सट्रैक्ट करना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ दोस्तों बी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी गई है हमें 1/3,
कितनी है 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी होगी दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/2 इंटू 1/3 प्लस इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है दोस्तों 1/2 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोस्तों हो जाएगी 1/2 इंटू 1/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 1/3 माइनस 1/6 और ये बनेगा दोस्तों प्लस 1/2 माइनस 1/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/6 और ये दोस्तों बनेगा आपका 2/6, मतलब कहने का 3/6, दैट इज आंसर इज 1/2। तो इस तरह से दोस्तों ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर दिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में 7 दो पार्ट रखता है दोस्तों, जो कि 8 मार्क्स का है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, और 8 और 9 में भी दो पार्ट है। तो दोस्तों इस पेपर में 6 क्वेश्चन रह गए हैं, जो कि मैं पार्ट 3 में बना दूंगा दोस्तों, क्योंकि समय वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मेरे ख्याल में शायद 3 के तो पार हो ही गया होगा टाइम। तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट 3 में इसके, और पार्ट 3 में बाकी के बचे हुए 6 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है 8 मार्क्स के, वो मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।